डियर स्टूडेंट्स, तो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी ख़त्म कर ली है और आज हम उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिबिट आईआर स्पेक्ट्रम। तो आईआर स्पेक्ट्रम के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, और अगर उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ना हो तो किसी वाइब्रेशन के दौरान उसमें कोई इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, मतलब ये डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाए और फिर उसमें कुछ चेंज हो। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर हम नॉट एग्जिबिट आईआर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो आईआर स्पेक्ट्रम को शो नहीं करेगा। तो इसमें HCl, N2O, CH4 और H2 तो H2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर H2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो इसमें तो कहीं से कहीं तक भी डाइपोल मूवमेंट आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो ये बाकी सब तो होंगे ही होंगे, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होते तो उसमें डाइपोल मूवमेंट होता, और यहाँ पर तो ये सब नॉन पोलर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हमारा नॉन पोलर है, तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो होमोन्यूक्लियर में वैसे भी आईआर स्पेक्ट्रम यहाँ पर नहीं शो होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव एज वेल एज इंफ्रारेड एक्टिव। अब माइक्रोवेव और इंफ्रारेड एक्टिव दोनों के लिए ही हमें डाइपोल मूवमेंट तो देखना ही है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये Br2 है, ये होमोन्यूक्लियर, जैसे अभी H2 था तो Br2 भी है, ये भी हमारा होमोन्यूक्लियर है, तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H2 हमारा नॉन पोलर है ही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर हम CH2 की बात करें तो CH2 बिल्कुल CO2 की तरह होता है, ये S और यहाँ पर ये S। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि इन्होंने माइक्रोवेव भी पूछा हुआ है और माइक्रोवेव एक्टिव के लिए हमें डाइपोल मूवमेंट में चेंज देखना है, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन और सल्फर के कंपैरिजन में सल्फर हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर चार्ज हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम डाइपोल मूवमेंट यानी इस बॉन्ड मूवमेंट का, ये जो C और S वाला बॉन्ड मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं इस बॉन्ड मूवमेंट की, और इस C से S की तरफ तो ये डायरेक्शन हमारी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखाते हैं डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, तो वो अब क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट इस वाले डाइपोल बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल हमारा जो है डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर जीरो निकल के आएगा। तो जब ओवरऑल जीरो निकल के आएगा तो ये माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही पूछे हैं माइक्रोवेव या इंफ्रारेड, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता था कि इंफ्रारेड एक्टिव में अगर ये एसिमेट्रिक इंफ्रारेड एक्टिव अगर हमें देखना होता तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के दौरान इसमें थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो सकता था, जैसे कि CO2 में होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ माइक्रोवेव भी पूछा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जो है ये इसमें डाइपोल मूवमेंट ओवरऑल क्योंकि ज़ीरो है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो CS2 हो जाएगा। कि अच्छा सॉरी, इन्होंने पूछा है, हाँ मैंने फिर गलती करी, इन्होंने पूछा है माइक्रोवेव एज वेल एज इंफ्रारेड एक्टिव, तो ये तो हमारा मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जब ये तीनों ऑप्शन हमारे, मतलब गलत हो जाए से मेरा मतलब है तीनों ऑप्शन हमारे नहीं हो पाएंगे इसमें करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा HBr। HBr को हम कैसे लिख देते हैं, HBr यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें डाइपोल मूवमेंट हो सकता है, डाइपोल मूवमेंट है, और इंफ्रारेड या माइक्रोवेव के दौरान जब हम इसमें रेडिएशन डालेंगे तो इसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज भी होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर HBr है। फिर नेक्स्ट है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज डिपेंड अपॉन। अब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर हम न्यू बार या ओमेगा बार OSC भी लिख सकते हैं, तो क्या होता है 1/2πc √ K अपॉन न्यू। ठीक है, अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, तो फोर्स कांस्टेंट तो है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि K जो है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताता है, तो जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट पर भी डिपेंड करेगी। रिड्यूस मास पर भी डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे रिड्यूस मास बढ़ेगा हमारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी। और डाइपोल मूवमेंट तो क्योंकि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डाइपोल मूवमेंट पर ही डिपेंड करती है, तो इसलिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज भी डाइपोल मूवमेंट पर डिपेंड करेंगी, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मैच कर दी हैं।
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सी एच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी हुई है, एल्कीन की पूछी हुई है, ठीक। और एल्कीन की मैंने आपको रेंज बताई हुई थी, एल्कीन की रेंज हमारी होती है 3000 टू 3100, ठीक है। तो बस हमें इसके बीच की हमें रेंज ढूंढनी है, तो वो हमारी 3050 है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 3400 सेंटीमीटर इनवर्स इन IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। 3400 वाली जो रेंज होती है वो हमारी एल्कोहल्स की होती है, तो ये एल्कोहल यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, ईथर और नाइट्राइल और कार्बोनिल में तो नहीं हो सकती। कार्बोनिल की तो मैंने आपको बताई थी कि 1700 से शुरू होती है, तो ये सब रेंज तो नहीं होंगी, तो यहाँ एल्कोहल यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में सीखा था, यहाँ पर कहीं पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं हुई। तो जब ये नहीं है, ये एक ऑप्शन हमारा गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में निकाला था, तो इसलिए डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और मैंने आपको बताया कल ही हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज डिस्कस की हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की, तो हम फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन जो कर सकते हैं बहुत ईजिली इंफ्रारेड के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फंक्शनल ग्रुप रीजन। देखिए ये मैंने आपको अभी समझाया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 5 में, जब इसका ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने फिजिकल पार्ट खत्म किया है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ओवरऑल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम 2 रीजन्स में, पूरा IR रीजन जो होता है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होता है। तो एक रीजन को हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, और दूसरा रीजन हमारा होता है फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप रीजन में हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, या ठीक है, और फिंगरप्रिंट रीजन में हमें देखने को मिलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक। और जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक्चुअल में किसी भी 2 कंपाउंड्स के लिए सेम हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स के लिए सेम नहीं होंगी। मतलब हर कंपाउंड का अपना अपना एक बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है। तो जब, या हम ये भी कह सकते हैं किन्हीं भी 2 कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं हो सकता, जैसे कि 2 आदमियों की फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ये जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फिंगरप्रिंट रीजन में मिलती हैं, तो इसीलिए हम इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन बोल देते हैं। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो हमारा लाई करता है, यहाँ पर जो रेंज आपको दी हुई है, तो ये हमारी रेंज होती है 4000 से 1300। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जब भी हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसीज हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती हैं। तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स हमें फंक्शनल ग्रुप रीजन देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट रीजन हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, फिंगरप्रिंट रीजन मिलता है हमें 667 सेंटीमीटर से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल IR रीजन की आपसे वो पूछ ली जाए रेंज, तो वो हमारा फिर हो जाएगा 4000 टू 667। या कई बार ना ये क्वेश्चन कैसे, कई बार ऑप्शंस में ना ऐसे भी दिया होता है कि 4000 टू 400, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल रीजन अगर IR स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो ये आ जाएगा, फिंगरप्रिंट रीजन है तो हमारा 1300 से 667, और अगर इंफ्रारेड फंक्शनल ग्रुप रीजन है तो फिर ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हॉट बैंड एब्जॉर्प्शन अपीयर्स। तो हॉट बैंड हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जब हमने एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी। और हॉट बैंड हमें कब देखने को मिलते हैं, जब हम हायर टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रा को देखते हैं। और ये जब हम V = 1 से ट्रांजिशन देखेंगे V = 2 में, या V = 2 से ट्रांजिशन देखेंगे V = 3 में, तब हमें हॉट बैंड जो है अपीयर्स होते हैं। और ये मैंने आपको हॉट बैंड बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ω/E 1 - 4XC। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज की जो हमारे पास इक्वेशन है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या थी हमारे पास V + ½ ठीक है, और ये थी ω/E - V + ½ स्क्वायर इसका, और ω/E और XE, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, हमें क्योंकि
हॉट बैंड अगर हमें देखना है फर्स्ट हॉट बैंड, तो फर्स्ट हॉट बैंड हमें 1 to 2 देखने को मिलेगा और सेकंड हॉट बैंड हमें 2 to 3 देखने को मिलता है। मतलब v इज इक्वल टू 2 से ट्रांजिशन अगर v इज इक्वल टू 3 में हो रहा है तो सेकंड हॉट बैंड, v इज इक्वल टू 1 से, और v क्या था हमारा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। तो यानी जो एनर्जी लेवल्स हम ऐसे बनाते हैं तो सबसे नीचे का क्या होता है ग्राउंड स्टेट v इज इक्वल टू 0, ये ऊपर वाला v इज इक्वल टू 1 और ये इससे ऊपर वाला v इज इक्वल टू 2। तो जब हम ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ देखते हैं तो हमारा हमें हॉट बैंड दिखाई देते हैं। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 2 के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी उसमें से हम v इज इक्वल टू 1 की एनर्जी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू में अगर हमें v इज इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालनी है तो बस v की जगह हमें सिर्फ 2 पुट करना है, और अगर हमें v इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है तो v की जगह हमें 1 पुट करना है। फिर बस ऊपर वाली जो 2 वाली वैल्यू होगी उसमें से 1 वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हॉट बैंड अपीयर्स व्हेन ट्रांजिशन अकर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांजिशन हमारे अपर लेवल से होते हैं तो वो हमेशा हॉट बैंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस में v इज इक्वल टू 0 है, ये भी v इज इक्वल टू 0 है, ये भी v इज इक्वल टू 0, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारा ऑप्शन बचा d, तो v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 2 में हमें हॉट बैंड देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू 2 से v इज इक्वल टू 3 में जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेंगे उनको क्या कहेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया हायर एनर्जी लेवल से जो भी ट्रांजिशन होंगे उनको हम हॉट बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 to 3 दे रखा है तो इसको हम फर्स्ट हॉट बैंड तो नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे सेकंड हॉट बैंड, क्योंकि फर्स्ट हॉट बैंड हमारा 1 to 2 होता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेजेस विल हैव मोर फोर्स कांस्टेंट। तो अभी मैंने आपको बताई ये अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो हमें देखनी नहीं है। खैर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट हमारा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पर। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और मल्टीप्लिसिटी से मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो जिसमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे उसका फोर्स कांस्टेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले ये एल्केन्स में देखें तो कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो अभी इस जो ऑप्शंस हैं इसमें देखते हैं कि कहाँ पर हमें थर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो सी लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग अरेंज द बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है। तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है OH का इन कंपैरिजन टू NH और CH। तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, और ये न्यू बार जो हमारी यानी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो वो प्रपोर्शनल होती है √k के, और k हमें क्या बताता है फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट क्या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज़्यादा होगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा CH जो सबसे कम होता है, फिर उसके बाद NH उससे ज़्यादा होगा, और OH की हमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मतलब OH की फ्रीक्वेंसी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर ये वाला ऑर्डर हमें यहाँ दिख जाएगा, जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो तो सबसे ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी देगा ही देगा। तो यहाँ पर A ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें फर्स्ट जो थर्ड है वो ग्रेटर देन है, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ठीक, द IR बैंड फॉर C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने कल ही डिस्कस किया था, हमें 2250 पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और 2250 वाली रेंज अगर हम इसमें देखें तो वो यहाँ दे रखी है 2200 से 2260 के बीच में, तो ये हमारी 2250 वाली रेंज होती है। 2150 वाली रेंज हमारी क्या होती है, वो होती है C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी यही बात मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन IR रीजन। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज तो हमेशा मतलब इन सारे ग्रुप्स में IR रीजन में हमें एल्कोहल्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, जो हमें 3400 से 3600 के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो एल्कोहल्स की होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 16 क्वेश्चन कि सिलेक्शन रूल्स, और किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो सिलेक्शन रूल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था, सिलेक्शन रूल क्या था कि कौन से वाइब्रेशंस जो हैं वो अलाउड वाइब्रेशंस होंगे। तो अगर V की वैल्यू में +-1 यूनिट से चेंज हो रहा है तभी वो अलाउड ट्रांजिशन हो जाएंगे, अदरवाइज वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। तो
v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 1 से 2 में हो सकता है, 2 से 3 में हो सकता है, या ये वापस भी हो सकता है, 1 से 0 में हो सकता है, 2 से 1 में हो सकता है, 3 से 2 में हो सकता है। तो जो हमारा डेल्टा v निकल के आएगा वो हमारा +-1 निकल के आएगा, यानी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो सिर्फ +-1 यूनिट से होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं डिटेल में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आपको यहाँ MCQs बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो सिर्फ रटने वाली बात नहीं है बेटा, आपको फिर रटना पड़ेगा तो वो याद नहीं रह पाता है कुछ भी। तो आपको पहले वीडियो देख के आने, या फिर आपको बुक जो है ध्यान से पढ़नी है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज इंफ्रारेड को हम, क्योंकि हम सब कुछ हम वाइब्रेशन ही करते चले आ रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोल देते हैं। अब नेक्स्ट है वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। तो वाइब्रेशन एनर्जी, अब यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपसे ये पूछा हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में, और सेंटीमीटर इनवर्स में मैंने आपसे वैल्यू निकाली थी ये v+12 ω/OSC। और अगर वो पूछते जूल में, तो जूल में अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू भी हमारी जूल की है और ये वैल्यू भी हमारी जूल की है, और ये तो वैल्यू कुछ होती नहीं है तो ये तो कट हो जाएगा, ठीक। तो अगर जूल में पूछी तो ये दोनों वैल्यू सही हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है तो हमें हमेशा इक्वेशन को HC से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी जूल में है, अगर हम इसे HC से डिवाइड करेंगे तो अपॉन HC कर देंगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा, और ω/O मतलब ω/OSC डिवाइडेड बाय C क्या होता है उसको हम लिखते हैं ω/OSC। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, तो v+12 ω/OSC निकल के आएगी, जो कि हमारे सामने यहाँ लिखी हुई है। और अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम HC से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसे HC से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी ऊपर वाली, जिसमें H ω/OSC लिखा हुआ है, क्योंकि H तो है ही यहाँ पर, और ω/OSC को अगर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ω/OSC की वैल्यू निकल के आएगी। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मैंने आपको ये बात ही बताई थी कि कुछ बुक्स में आपको ओमेगा लिखा दिखाई देगा, कुछ बुक्स में आपको न्यू, तो दोनों एक ही बात है। और अगर ओमेगा बार है तो ये न्यू बार हो जाएगा। अब ये न्यू और न्यू बार का जो आपस में रिलेशनशिप है ये मैं आपको पहले कई बार समझा चुकी हूँ। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है C/λ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C × 1/λ, और 1/λ क्या होता है, न्यू बार होता है, तो ये हम इसे न्यू बार लिख सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू C × न्यू बार हो जाएगा। तो वो यही तो आ रखा है, ये न्यू बार है समझ लीजिए, और ये C है, ठीक है। और H तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख ही दिया है, तो C और न्यू बार को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू निकल के आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पर न्यू भी लिख सकते हैं इसको, या ω/OSC भी लिख सकते हैं। तो इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ हमें HC से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में चेंज करना है तो हमें HC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू कैसे जूल में है, तो बस इसको भी हमें देखना। हमारे पास एक सेकेंड, मैं पहले जरा इरेजर लेके आपको, ठीक है, एक बार इरेजर लेके मैं इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू भी सही मैं बता रही हूँ, ये भी जूल में है और ये भी जूल में। अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसे सही है, देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ω/OSC लिखा हुआ है, यहाँ पर C/ω/OSC लिखा हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये हमारी रिलेशनशिप होती है, न्यू इज इक्वल टू C न्यू बार होता है। तो इसी तरह से ω/OSC ओमेगा बार C हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू भी जूल में सही है और ये वाली वैल्यू भी जूल में सही है। लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में पूछी है तो इसलिए हमारा ऑप्शन C जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर V = 3। तो इसके लिए तो मैंने आपको बहुत इजी, वो हमारी क्या इक्वेशन, अभी अभी जो हमने इक्वेशन देखी वो हमारी क्या थी, v+12 ω/OSC, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ v की वैल्यू पुट करनी, तो v = 3 अगर मैं पुट करूंगी तो 3 + 1/2 क्या हो जाएगा, ये 7/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7/2। और मैंने आपको बताया भी था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यूज आपको निकालनी है तो आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, ये ω/OSC तो आपको याद रखना ही रखना है, ये आपने
1/2 हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑड नंबर लिखने हैं, हर बार 1/2 करना ही है, लेकिन ये 1 नंबर लिखा है तो नेक्स्ट के लिए 3/2 हो जाएगा, फिर 5/2 हो जाएगा, फिर 7/2 हो जाएगा। तो ये जो v मतलब मैंने जो यहाँ वैल्यू लिखी है ये हमारी v इज इक्वल टू 0 के लिए है, फिर 3/2 है तो ये v इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये v इज इक्वल टू 2 के लिए है, तो इसलिए ये v इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ऐसे अगर v इज इक्वल टू 4 होगा तो वो 9/2 हो जाएगा, और ओमेगा बार OSC तो आपको लिखना ही है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, जहां पर वाइब्रेशन कहीं से भी कहीं हो सकता है, यानी डेल्टा वी यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो कुछ भी हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2, +-3, +-4, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब बात करते हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पर डिक्रीजेज आएगा। जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें तो वाइब्रेशन क्वांटम जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इक्वी स्पेस्ड होते हैं, सब में जो है इन दोनों दो लेवल के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, दैट इज ओमेगा बार OSC रहता है वो। लेकिन अगर हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने आपको ऐसे दिखाया था, ठीक, उसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ डिफरेंस ऐसे दिखाऊं तो ऊपर वाले डिफरेंस धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका डिक्रीजेस। 22 क्वेश्चन जो है हमारा उसमें पूछा हुआ है फंडामेंटल बैंड। अब फंडामेंटल बैंड भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। फंडामेंटल बैंड हमारा 0 to 1 देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो भी एनर्जी की वैल्यू है, सबसे पहले हम उसमें v की जगह 1 रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में v की जगह 0 रखेंगे, और 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे। तो जब हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा बार E 1 - 2xc। तो अगर ये वाली वैल्यू आपको याद है तो फिर आप 0 to 1 भी निकाल सकते हैं। तो सॉरी 0 to 1 तो हमने निकाली है, यानी 0 to 2, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ओवरटोन है उसमें आपने सिर्फ इतना, मैंने आपको बताया भी था, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपने सिर्फ यहाँ पर 2 ओमेगा बार E कर देना है, और 1 माइनस ये एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये 3xe हो जाएगा। फिर अगर हमें 0 to 3 देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 ओमेगा बार E कर देंगे, फिर 1 - 4xe हो जाएगा। तो ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, v इज इक्वल टू 0। कई बार बच्चे सोचते हैं 0 है तो वही वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल में हमेशा रहती है। एब्सोल्यूट 0 पर भी आपको ये v इज इक्वल टू 0, जिसको कि हम 0 पॉइंट एनर्जी बोल देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था v + ½ ओमेगा बार OSC, बस आपको v की वैल्यू तो पुट करनी, तो v अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारी ½ ओमेगा बार OSC होती है, और इसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी बोल देते हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ये। तो अगर वो पूछते कि रोटेशनल एनर्जी, तो रोटेशनल एनर्जी तो हमारी 0 हो जाती है। ये मैंने रोटेशनल v, अगर हम रोटेशनल में हम क्या रोटेशनल क्वांटम नंबर देखते हैं तो j इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो 0 आती है। फिर हम उसमें एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको समझाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमारी ½ ओमेगा बार OSC होती है, इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हेवियर आइसोटोप द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हेवियर आइसोटोप का मतलब हो गया म्यू की वैल्यू बढ़ गई, और म्यू की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूले के थ्रू, ये 1/√, रिड्यूस मास। तो अगर मास इंक्रीज करेगा तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिक्रीज। हैवियर आइसोटोप का मतलब है मास बढ़ गया। आइसोटोप्स जो है एटॉमिक मास में तो डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो अगर हैवी आइसोटोप ले रहे हैं इसका मतलब उसका एटॉमिक मास ज़्यादा ले रहे हैं। एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो रिड्यूस मास ज़्यादा होगा, और रिड्यूस मास ज़्यादा होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी। और फिर इसमें आता है लास्ट क्वेश्चन, है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल है एक्चुअल में। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें न्यू बार की वैल्यू दे रखी है 0 to 1, यानी 0 to 1 हमारा फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन दे रखा है ये। 0 to 2 यानी कि हमें ये फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू दे रखी है। और इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट यानी XE की वैल्यू पूछी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए, फंडामेंटल बैंड के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी, ओमेगा बार E 1 - 2xe, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है, क्या गिवन है, 1500 और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। अच्छा 0 to 2 क्या होता है, हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है, और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इसको आगे ही तो बढ़ाना है। इसका ओमेगा बार E की जगह हम सिर्फ 2 ओमेगा बार E लिख देंगे, 1 - 2 की जगह हम 3
XE कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2900। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन का यूज़ करके हमें XE की वैल्यू निकालनी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या, सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को हम जो है 3 से इसको अच्छा पहले तो इसको खोल के लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये ओमेगा बार ई हो जाएगा, ठीक है, -2 ओमेगा बार ई और XE हो जाएगा इज इक्वल टू 1500 हो गया। फिर नीचे वाली इक्वेशन को खोल के लिखेंगे तो 2 ओमेगा बार ई माइनस, अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा तो 6 ओमेगा बार ई XE और इज इक्वल टू 2900। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम ये दोनों इक्वेशंस ये वाली वैल्यूज़ इक्वल कर सकें, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 ओमेगा बार ई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 ओमेगा बार ई XE इज इक्वल टू 4500, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा लिख ले रही हूँ नीचे वाली, तो ये है ओमेगा बार ई माइनस 6 ओमेगा बार ई XE इज इक्वल टू 2900। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो साइन है नीचे के, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 ओमेगा बार ई गए तो हमारे पास ओमेगा बार ई बचेगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। तो जब हमारे पास ओमेगा बार ई की वैल्यू निकल आएगी तो हम इन दोनों इक्वेशन में से, जो इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम ओमेगा बार ई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि ओमेगा बार ई लिखा हुआ है तो मैं सीधा 1600 लिख देती हूँ उसको, ठीक है। और अंदर मैं लिख रही हूँ 1 माइनस 2 XE और इज इक्वल टू 1500, ठीक। और 1 माइनस 2 XE क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 1600। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। मैं 15/16 को इधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, और अगर -2 XE को इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, 2 XE इज इक्वल टू 1 माइनस 15/16, और ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 1/16, ठीक। तो XE क्या हो जाएगा, XE हो जाएगा 1/32, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 0.03125। तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप खाली 0.03 तक ही पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन और कोई है ही नहीं, तो 0.03125 आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अब हम कल से जो है नेक्स्ट अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।